तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो एक ऐसी जगह फंस गया था कि जहां पर वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले वहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो जितना भी दूर जाता था वो घूम फिर के वापस वही स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता था। इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करने के बजाय नीचे मौजूद उसी विलेज में जाने की कोशिश करता है जहां पर वो छोटा कुत्ता मौजूद था। उन लोगों को उस विलेज के अंदर एक ओल्ड मैन भी दिखाई देता है और मोशन को पता चल जाता है कि ये इल्यूजन इसी शख्स ने क्रिएट किया है। मगर वो उससे लड़ने के बजाय उससे कहता है कि मैं आज रात यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उसे एक रेस्ट रूम दिखाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो। मगर मोशन वहां पर अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और एक पेंटिंग को दरवाजे के सामने लटका देता है। जिसके बाद वहां पे मौजूद जितने भी लोग मोशन को मारने के लिए जमा होते हैं वो सारे के सारे उसे मारने के लिए तैयार खड़े थे। मगर जैसे ही वो लोग उसके घर के दरवाजे को हल्का सा खोलते हैं तो वहां से एक रेड लाइट निकलती है और एक वॉरियर का काम तमाम कर देती है। ये देखते ही वो सारे के सारे लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर उस कल्ट मास्टर के अलावा भी कोई और मास्टर मौजूद है। ये सुनते ही वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उन लोगों को जरा भी आइडिया नहीं था कि वहां पर कौन शख्स मौजूद है। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो मॉन्क अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है और फिर उस दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है तो उसके साथ भी वैसा ही रिजल्ट होता है और एक रेड लाइट निकलती है जो कि इतनी खतरनाक होती है कि उस मॉन्क को पूरी तरह से खत्म करके रख देती है, क्योंकि उस रेड लाइट ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था और वो सर फिर लुढ़कते हुए पीछे आ गिरता है। जिस पर वहां मौजूद लोग बिल्कुल चौंक गए थे और उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर क्या चीज है और वो क्यों इस तरह लोगों को मार रही है। इतने में फिर एक वॉरियर हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसे लगा कि शायद वो इस अटैक को ब्लॉक करेगा। मगर फिर से वही रेड लाइट निकलती है और इस मर्तबा हमें दिखाया जाता है कि अंदर से एक साथ बहुत सारे एनर्जी अटैक्स निकलते हैं और वो इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि हर एक बंदे का सर धड़ से अलग करते जा रहे होते हैं और बहुत सारे वॉरियर्स तो बाल बाल बच भी जाते हैं। मगर साथ में वो ओल्ड मैन अपने आप को बचाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस स्पिरिचुअल एनर्जी का हल्का सा कट उसके फेस पे लग गया था। मगर उसके आसपास जितने भी लोग थे वो उस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाए थे और बहुत ही बुरी तरह मारे गए थे। और जो बचे कुछ लोग थे वो वहां से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि अब आगे बढ़ना यानी मौत को दावत देना है। और वो ओल्ड मैन सब लोगों को बताता है कि ये स्वॉर्ड अटैक काफी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर वो लेडी उससे कहती है तो बताइए सीनियर, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको कुछ पता चला है कि अंदर क्या चीज मौजूद है? तो एल्डर किनशियन कहता है कि जरा इसकी आंखों की तरफ देखो। इसने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो इस पर एक अटैक हुआ और उसके साथ ही ये खत्म हो गया। मुझे लगता है कि अंदर अगर कोई चीज मौजूद है तो वो एक पेंटिंग है और जो भी शख्स उस पेंटिंग की तरफ देखेगा वो पेंटिंग उसकी जान ले लेगी। इसीलिए हम लोगों को उस पेंटिंग को अवॉइड करना होगा। मगर बेगर क्लान का वो वॉरियर कहता है कि उस शख्स ने मेरे इतने सारे साथियों को मार डाला है, मैं इसे इस पूरे घर के साथ ही दफन कर दूंगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही उस घर को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो एल्डर्स उसे मना करते हैं। मगर वो वॉरियर फिर भी नहीं रुकता और उस गेट को तोड़ डालता है, जिसकी वजह से अब वो रेड लाइट बगैर रुके ही बाहर निकल आती है। और वो बेगर क्लान का वॉरियर तो वहां बहुत ही बुरी तरह मरता है। मगर साथ में पीछे मौजूद डिसाइपल्स भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। मगर वहां मौजूद तीसरा वॉरियर वो खत्म हो चुका होता है, उसका सर धड़ से अलग हो गया था। मगर मास्टर किनशियन और वो लेडी अपनी जान बचाने के लिए शील्ड्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन अटैक्स को रोक पाते हैं। और वो एल्डर देखता है कि वहां पर अंदर एक पेंटिंग मौजूद है जो कि एक सोर्ड वॉरियर की है। ये देखने के बाद वो सारे के सारे अपने सेलेस्टियल फॉर्म में आ जाते हैं ताकि वो लोग अपनी पूरी ताकत का एक बार में इस्तेमाल कर सके। मगर हमें दिखाया जाता है कि अंदर उस पेंटिंग से अभी भी ब्लड निकल रहा होता है और अंदर वो किलिंग ड्रैगन उसे देखने की कोशिश करता है मगर डर के मारे नहीं देख पाता। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो पेंटिंग जैसे ही चमकती है तो उसके अंदर मौजूद वो शख्स हम लोगों को अब क्लियरली दिखाई देने लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होना शुरू हो जाता है और उस पेंटिंग से जैसे ही अपने आप को बाहर निकालता है तो वहां पे मौजूद मोशन और उसके साथियों को पता चल जाता है कि कोई शख्स है जो कि उस पेंटिंग से बाहर आ रहा है। ये शख्स कोई और नहीं होता बल्कि ये विलेज चीफ है जो कि अपने स्वॉर्ड गॉड फॉर्म में है। और ये पेंटिंग किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंडपा लॉन्ग ने बनाई है, जो कि हमेशा किसी भी पेंटिंग को जिंदा कर देती है। विलेज चीफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बाहर निकलता है तो वो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। उन लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ये कोई नॉर्मल शख्स नहीं बल्कि ये एक पूरा सुनामी है जिसमें वो सारे के सारे लोग अब बहने वाले हैं।
विलेज चीफ की एंट्री ही इतनी खतरनाक होती है कि वहां मौजूद हर एक शख्स को अपने सामने सिर्फ और सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ जैसे ही अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्वॉर्ड को गोल गोल घुमाते हुए जैसे ही एक स्लैश अटैक करता है, तो वो अटैक इतना ताकतवर होता है कि उसके आगे कोई भी चीज नहीं ठहर पाती और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक कि वो सेलेस्टियल बॉडीज भी पूरी तरह से खत्म होती हैं और वो सारे सेलेस्टियल मास्टर्स भी बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स भी अब वो अलग होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ये देखकर मास्टर केनशिन तो बिल्कुल बौखला जाता है और यहाँ पर विलेज चीफ वो अपनी सोर्ड के साथ स्पीड से आगे बढ़ते हुए एक वॉरियर पर अपनी सोर्ड से इतना खतरनाक अटैक करता है कि वो उसे 2 टुकड़े करके रख देता है और इसी तरह वो दूसरे वॉरियर की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे भी मार डालता है। मगर यहाँ पर अब वो लेडी बची थी तो वो अपनी सोर्ड उसकी गर्दन में घुसाता है और उसके 2 टुकड़े करके रख देता है। इसी तरह कुछ ही देर के अंदर पूरी तरह से मैदान साफ हो चुका था और केनशिन बिल्कुल अकेला हो गया था और उसे सामने सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। उसने आज से पहले किसी भी ऐसे मास्टर को देखा ही नहीं था, मगर किसी तरह वो उससे लड़ने की कोशिश करता है और अपनी 10,000 सोर्ड टेक्निक को यूज करता है तो बहुत सारी सोर्ड वो विलेज चीफ की तरफ आगे बढ़ती हैं। ये देखते ही विलेज चीफ उन्हें रोकने के बजाय उन्हें सामने आने देता है, मगर वो सोर्ड ओरा से टकराते ही पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये देखकर विलेज चीफ अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और वो अपना वन स्लैश अटैक करता है जो कि इतना खतरनाक होता है कि विलेज चीफ उस अटैक के साथ उस वॉरियर को मारते हुए आगे निकल जाता है। मगर हमें फिर उस सोर्ड का इफेक्ट दिखाया जाता है। वो सोर्ड सिंगल स्ट्राइक तो थी, मगर उस सोर्ड के अंदर पूरी की पूरी सोर्ड आर्मी के जितना पावरफुल अटैक का इफेक्ट होता है। अटैक बिल्कुल इस तरह का है जैसे पूरी की पूरी आर्मी एक बार में ही किसी एक ही बॉडी पर एक साथ अटैक करे और इतने ज्यादा अटैक के बाद तो किसी का भी बचना पॉसिबल नहीं होता। जिसके बाद हमें अगले सीन में दोबारा से विलेज चीफ को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह बैठा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है केनशिन के मरने के बाद उसका पूरा का पूरा इल्यूजन खत्म हो जाता है और वो सीक्रेट स्पेस जो कि फोल्ड हो चुका था वो पूरी तरह से अनफोल्ड होता है और वहां हमें हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है और विलेज चीफ को अब पता चल जाता है कि उसकी बॉडी अब मेल्ट होने लगी है। इसीलिए वो फौरन से उसी रूम की तरफ चला जाता है जहां पर पेंटिंग मौजूद थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उस पेंटिंग के अंदर वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है और साथ में हमें दिखाया जाता है कि विलेज चीफ की बॉडी में मौजूद जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा बाहर गिर जाता है और दूसरी तरफ मोशन वो अपने साथियों के साथ अभी भी अंदर सो रहा होता है। जब उन लोगों को वहां पर रोशनी दिखाई देती है तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि अब वक्त आ चुका है। मोशन फौरन से उठता है और अपनी आंखें खोलकर उस पेंटिंग की तरफ देखता है तो उसे कोई भी इफेक्ट फील नहीं होता, जिस पर वो अपने बाकी साथियों से भी कहता है कि चलो अब सब लोग उठ जाओ, तुम लोग अपनी आंखें खोल सकते हो। ये देखते ही वो लोग फौरन से उस पेंटिंग की तरफ आकर देखते हैं तो उस पेंटिंग में कुछ भी नहीं होता, जिस पर वो लोग मोशन से कहते हैं कि ये तो पूरी खाली पेंटिंग है या फिर हम इस पेंटिंग को सही से देख नहीं पा रहे। मगर मोशन वहां पर डीमन किंग डूटियान को भी अनलॉक करता है और उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर वो पूरी तरह से अनसील होता है तो वो भी दोबारा से खड़ा हो जाता है और जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो बाहर की दुनिया का नजारा ही बिल्कुल चेंज हो चुका था। वो लोग पहले जिस जगह मौजूद थे वहां पर कोई बर्फबारी नहीं हो रही थी, मगर अब हर जगह स्नो ही स्नो होती है। जिसके बाद मोशन को पता चल जाता है कि वो फोल्डेड इल्यूजन अब खत्म हो चुका है, मगर हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी हुई होती हैं, जिस पर वो लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं। मगर मोशन को ये सब कुछ पता था। वो लोग मोशन से कहते हैं क्या ये सब कुछ उस पेंटिंग ने किया है, मगर ये कैसे हो सकता है, कोई पेंटिंग भला लोगों को कैसे मार सकती है। तो मोशन उन लोगों को बताता है कि वो पेंटिंग किसी और की पेंटिंग नहीं थी बल्कि मेरे ग्रैंडपा लॉन्ग की थी। उन्होंने विलेज चीफ की सोल को पूरी तरह से उस पेंटिंग के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया था। मगर डीमन किंग डूटियन वो बात को मानने को तैयार नहीं होता और वो कहता है कि वो सिर्फ एक पेंटिंग ही थी, मुझे किसी पेंटिंग से डर नहीं लगता। पर जहां तक बात इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर की है तो इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा वीक है और ये मेरी बॉडी को भी वीक बना रहा है। वो मोशन से कहता है अगर तुम मुझे इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर से बाहर निकाल दो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस के साथ वापस से अपनी दुनिया में चला जाऊंगा और कभी भी लौट कर यहां नहीं आऊंगा। तो मोशन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये बात मालूम नहीं है कि तुम जैसे ही इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलोगे तुम डूटियन वर्ल्ड में वापस जाने के बजाय फौरन कहीं किसी जगह जाकर छुप जाओगे और अपने ट्रू फॉर्म को समन करने की कोशिश करोगे। तुमने ऑलरेडी इस एक इल्यूजनल वर्ल्ड को देख लिया है कि ये किस तरह का बना हुआ वर्ल्ड है, इसी तरह तुम भी अपने किसी इल्यूजनल वर्ल्ड को बनाकर उसके अंदर छुप सकते हो।
तुम्हें पता भी था ना कि तुम इस इल्यूजन को तोड़ सकते हो, मगर तुमने जानबूझकर मुझे इस इल्यूजन को तोड़ने का कोई सीक्रेट नहीं बताया। तुम्हारी इंटेंशंस वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर मारा जाऊं और तुम यहाँ पर हमेशा छुप कर रह सको। अब से मैं तुम पर किसी भी सूरत भरोसा नहीं करूंगा, तुम बिल्कुल भी ट्रस्ट के लायक नहीं हो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशेन उन लोगों से कहता है कि हमें हर हाल में डेजोलेट रिज को क्रॉस करना होगा, इससे पहले कि रात हो जाए। हम लोगों को अपने लिए कोई सेफ जगह भी ढूंढनी होगी। ये कहने के बाद वो लोग पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, मगर अचानक से क्लिन ड्रैगन कहता है कि जरा एक मिनट, हम लोग जाने से पहले क्यों ना एक मर्तबा नाश्ता कर लें, मेरी तो भूख से जान जा रही है। क्यों ना तुम ऐसा करो कि मुझे नाश्ते के लिए कुछ ढेर सारी क्रिम्सन पिल्स दे दो, एक मर्तबा मैं अपना पेट भर लूंगा तो मैं ज्यादा देर तक उड़ सकूंगा। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना हम लोग चलने से पहले कुछ खा लें। और हमें दिखाया जाता है कि लिंगर उसे खाने के लिए बहुत सारे रेड एलेक्सियर्स देती है। उन एलेक्सियर्स को देखने के बाद क्लिन ड्रैगन कहता है कि ये क्या, तुम लोगों ने मेरे क्रिम्सन पिल्स की क्वांटिटी को कम कर दिया है। तो मोशन कहता है कि तुम खा पी के काफी मोटे होते जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें अब हाफ खाना मिलेगा और तुम्हारे लिए ये इतना भी काफी है। मगर वो ड्रैगन कहता है कि मैं असल में ग्रो हो रहा हूँ, अगर मैं आधा खाना खाऊंगा तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सुनकर मोशन भड़क जाता है और कहता है तुम इसे ग्रो करना कहते हो, तुम असल में मोटे हो रहे हो और खा पी के बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फूल जाओगे। जरा अपनी बॉडी को टच करके देखो, तुम्हारी बॉडी पर किसी किस्म का कोई रिंकल तक है? ये सुनकर वो ड्रैगन बैठ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा ड्रैगन हूँ जो कि पानी पीने से भी वेट गेन कर सकता है, इसीलिए तुम मेरे खाने पीने पर इल्जाम मत लगाओ। मगर लिंगर कहती है अगर तुम्हारा कोल्ड वाटर से भी वेट बढ़ता है तो इसका मतलब है अब हमें तुम्हारा कोल्ड वाटर भी बंद करना होगा। ये सुनते ही वो ड्रैगन डर के मारे कहता है लगता है अब मैं भूखा मरने वाला हूँ, मुझे कम से कम भी 1 से 1.5 पाउंड और खाना चाहिए, क्योंकि मुझे कम से कम भी दिन में 5 पाउंड खाना लाजमी चाहिए होता है। तुम लोगों ने मुझे अगर उतना खाना न खिलाया तो मुझे लगता है मैं फिर से बिल्कुल सूखा दुबला पतला हो जाऊंगा जैसे मैं पहले हुआ करता था। मगर लिंगर डांटते हुए कहती है चुपचाप खाना खाओ। जिसके बाद वो ड्रैगन फौरन से सारे के सारे क्रिम्सन पिल्स को खाना शुरू कर देता है और यहाँ तक के उस बाउल को भी चाटना शुरू कर देता है। उसकी भूख अब भी नहीं मिटी थी। मगर खाना खाने के बाद वो लोग अब चलने को तैयार थे तो वो ड्रैगन अब दौड़ना शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है वो इतना मोटा हो चुका होता है कि वो अब अपनी स्पीड को गेन नहीं कर पा रहा था। मगर दूसरी तरफ मोशन वो अब भी ये बात जानता था कि उसके पीछे अभी भी बहुत सारे मास्टर्स मौजूद होंगे जो कि उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होंगे और वो अपनी डिवाइन आइज के जरिए देखता भी है कि वहां पर कुछ स्नेक्स और कुछ बर्ड्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि वो स्नेक गर्ल अब भी उसके पीछे पड़ी हुई है। वो उन लोगों से कहता है ये लॉन्गजियान अब भी मेरे पीछे है और उसके साथ 2 और भी लोग हैं। वो लॉन्गफेंग से कहता है फौरन से अपनी स्पीड बढ़ाओ, तो वो ड्रैगन अपनी स्पीड बढ़ाता है और पहले से ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। और लिंगर कहती है आखिर ये लोग न्यू ईयर पर अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? इन लोगों के दिमाग में तुम्हें मारने के अलावा शायद और कोई बात आती ही नहीं है। तो मोशन कहता है ये लोग सिर्फ मुझे नहीं मारना चाहते बल्कि ये लोग एम्परर को भी मारना चाहते हैं। ये सुनते ही लिंगर बिल्कुल हक्के बक्के हो जाती है और मोशन उसे बताता है कि असल में ये सारे लोग चाहते हैं कि ये लोग एम्परर को मार दें और उसकी जगह क्राउन प्रिंस को लेकर आएं, क्योंकि क्राउन प्रिंस जब वो अपना थ्रोन असेंड करेगा तो वो सबसे पहले रिफॉर्म्स को खत्म कर देगा। और जहां तक बात इंपीरियल मास्टर की है, जब तक वो अपने जानकांग किंगडम में वापस आएगा उस वक्त तक शायद एम्परर को मार दिया गया होगा और हो सकता है क्राउन प्रिंस वो खुद ही एम्परर बन जाए। अगर इंपीरियल मास्टर वो सही वक्त पर ना पहुंचा और उसने क्राउन प्रिंस को खत्म ना किया तो फिर उससे पहले ही मैं खुद क्राउन प्रिंस तक पहुंचूंगा और उसे मार डालूंगा और उसके बाद में इंपीरियल मास्टर को अपने डिमोनिक होली कल्ट सेक्ट का 4th डीमन किंग बनने की ऑफर भी करूंगा। मगर ये सब कुछ बात की बातें हैं। जहां तक बात एम्परर को मारने की है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग एम्परर को मारेंगे। मगर इंपीरियल मास्टर जहां भी है उसे बहुत जल्द अब वापस से अपने किंगडम में आना ही होगा। उसे मालूम भी नहीं है कि यानकांग किंगडम में कितनी बड़ी मुसीबतें उसका इंतजार कर रही है। इतना कहने के बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जंगल के पास से आकर गुजरने की कोशिश करते हैं, मगर वो जंगल बिल्कुल अजीब तरह का होता है। वहां पर हर जगह फोग फैली हुई होती है और हर जगह बिल्कुल सन्नाटा होता है, ना कोई बर्ड होता है ना कोई जिंदा चीज नजर आ रही थी। और वहां इतनी ज्यादा खामोशी होती है कि उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी और उसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था।
मगर मोशन को फील होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर है। वो सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोग जरा होशियार हो जाओ, ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी है। मैंने असल में डार्क रियलम में जाकर देखा था, ये जगह गॉड्स और डीमंस के ब्लड की वजह से पोल्यूटेड हो चुकी है और यहाँ पर बहुत कुछ अजीब सा हो सकता है। और फिर डीमन किंग डूटियान वो उस जगह को चेक करता है और वो कहता है कि डीमन एंड गॉड ब्लड ने इस पूरी की पूरी जमीन को स्पिरिचुअलिटी दे दी है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जगह लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी बन गई है। डीमन ब्लड की वजह से यहाँ मौजूद हर एक चीज पूरी तरह से डेड हो चुकी है और उस ब्लड ने हर एक चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये जगह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। वो मोशन से कहता है कि क्या हो अगर हम लोग एक बार में ही डीमन और डिवाइन ब्लड दोनों को ही एब्जॉर्ब कर लें। मुझे लगता है शायद इस तरह हम लोग एक ऐसा फॉर्म अचीव कर सकते हैं कि जो डीमन और डिमोनिक साथ में हो। यूं समझ लो कि मैं एक मशीन हूँ जो कि डीमन भी है और डिवाइन भी है। सोचो ये कितना अच्छा होगा। मैं जब चाहूं अपने डीमन फॉर्म को एक्टिव करूं और मैं जब चाहूं अपने डिवाइन फॉर्म को एक्टिव कर दूं। ये सुनने के बाद लिंगर थोड़ा सा डर जाती है और वो कहती है क्यों ना हम लोग इस जगह को बाईपास करें और यहाँ से सीधा बाहर की तरफ चले जाएं। मगर मोशन वो याद करता है कि अंदर आने का जो रास्ता है वो और भी ज्यादा खतरनाक है और हर एक माउंटेन और हर एक पीक की अपनी एक मिस्ट्री है। मगर ये डेजुलेट रिज ये सबसे डिफरेंट है। ये कहने के बाद वो अपनी डिवाइन आइज के जरिए देखता है कि वहां पर बहुत सारे स्टोन टेबलेट्स मौजूद हैं। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं से ही जाना होगा, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूट्स हैं और मरे हुए लोग हमारे लिए खतरनाक नहीं हो सकते। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही आगे जाने लगते हैं तो हमें वहां पर कुछ रूट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने आप ही उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और मोशन उन स्टोन टेबलेट्स को जाकर देखता है तो वो कहता है कि ये इतनी अजीब सी बात है कि इन स्टोन टेबलेट्स में हमारे होली डिमोनिक कल्ट सेक्ट की सील लगी हुई है, यानी कि इन स्टोन टेबलेट्स के अंदर किसी को सप्रेस किया गया है। और वहां पर इस तरह के बहुत सारे टेबलेट्स मौजूद होते हैं जिस पर मोशन समझ जाता है कि ये सारे के सारे डिसाइपल असल में हमारे डिमोनिक होली कल्ट सेक्ट के डिसाइपल्स होंगे जो कि अपने टाइम पे डिमोनिक होली सेक्ट के साथ गद्दारी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वहां के सेक्ट मास्टर ने इन सबको यहाँ पर सील कर दिया होगा। इतने में वहां पर कुछ और रूट्स वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं तो मोशन को फील होता है कि कोई पीछे मौजूद है। मगर जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। हर एक चीज अपनी अपनी जगह पर महफूज होती है और कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देती। इतने में वो लोग फिर उन चीजों को इग्नोर करके आगे की तरफ चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जिस स्टोन टेबलेट को वो लोग छू रहे थे वो अचानक से हिलना शुरू हो जाता है और उन लोगों को अपने सामने कुछ और बहुत सारे ट्रीज दिखाई देते हैं जिनके बीच में एक बहुत बड़ा ट्री मौजूद होता है और वहां पहले से भी ज्यादा स्टोन टेबलेट्स मौजूद होते हैं। जिस पर लिंगर कहती है कि क्या ये सारे के सारे सप्रेसिंग डीमंस हैं। मोशन को दिखाई दे रहा होता है कि वो सारे के सारे स्टोन टेबलेट्स सिर्फ और सिर्फ उसके अपने ही डिमोनिक कल्ट सेक्ट की सील्स के साथ सप्रेस किए गए हैं। इतने में अचानक उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद को पुकार रही होती है। मोशन देखता है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं, मगर इतने में उसे पानी में कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो देखता है कि वहां एक लड़की है जो कि पानी में डूब रही है और वो मदद के लिए पुकार रही है। मगर मोशन वो उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और वो देखता है कि वो लड़की पानी में डूबते ही बाहर आती है और फिर दोबारा डूबती है और वहां पे मौजूद बहुत सारी रूट्स होती हैं जो कि उसके आसपास जमा होना शुरू हो जाती हैं। और वो लड़की मोशन की तरफ देखते हुए बार बार उसे मदद के लिए पुकार रही थी और मोशन के आसपास मौजूद लोग भी हैरान थे कि वो उसकी मदद को क्यों नहीं जा रहा। और क्लिन ड्रैगन कहता है लगता है शायद ये लड़की नहा रही है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो जितनी भी रूट्स होती हैं वो सारी की सारी उसके आसपास आकर जमा हो जाती हैं और उसके चारों तरफ लिपटते हुए उसके हाथ पैर पूरी तरह से जकड़ लेती हैं। ये देखते ही वो लड़की फिर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं डूब रही हूँ, मेरी मदद करो। मगर हमें दिखाया जाता है कि मोशन वो वहीं पे ही खड़ा रहता है और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। मगर हमें रियलिटी दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि मोशन असल में वहां पर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल इल्यूजन के अंदर चला गया है जहां उस डीमन गर्ल ने मोशन को अपने इल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर बंद कर दिया था और वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर लिंगर देख रही होती है कि मोशन बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। दूसरी तरफ वो लड़की उस इल्यूजन के अंदर मोशन को मारने की तैयारी कर रही होती है और उसकी जितनी भी रूट्स होती हैं वो मोशन के चारों तरफ आ जाती हैं और उसे पूरी तरह से लॉक करना शुरू कर देती है।
और हमें वहां पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि उस पहले वाली लड़की की तरह की ही होती हैं और वो मोशन के हर तरफ से बाहर आना शुरू हो जाती है। जब मोशन पूरी तरह से कवर हो जाता है तो हम लोग रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि वहां पर भी बहुत सारे रूट्स आ गए थे और उन्होंने उस ड्रैगन और डीमंस को सबको पीछे हटा दिया था और मोशन एक जगह बिल्कुल अकेला होता है। इतने में वो डीमन गर्ल पीछे से आकर जैसे ही मोशन को मारने वाली होती है तो मोशन अपनी डिवाइन आइज को ओपन कर लेता है जिससे वो इल्यूजन को तोड़ देता है और साथ में उस लड़की की रूट के ऊपर अपना पैर रखते हुए उसका गला पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और उस लड़की से कहता है मुझे बताओ कि जिस चीज पर मैंने अपना पैर रखा है क्या ये तुम्हारा हाथ है या फिर तुम्हारा पैर है। ये सुनकर वो डीमन गर्ल कहती है तुम खुद बताओ ना ये क्या चीज है, तुम खुद गेस करो। तो मोशन कहता है कि मैं इस लैंड के ऊपर मौजूद जितने भी ट्रीज हैं उन्हें देख पा रहा हूँ, वो सारे के सारे मर चुके हैं मगर उनके नीचे मौजूद जितने भी रूट्स हैं वो सारे के सारे जिंदा हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लेक पूरी तरह से डिवाइन एंड डीमन ब्लड की वजह से पोल्यूटेड हो चुकी है, मगर तुम लोगों ने इन ट्रीज की रूट्स को सारे के सारे डीमन और डिवाइन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया है। मगर वो लड़की कहती है अच्छा तो फिर इन डिवाइन टेबलेट्स के बारे में बताओ कि ये क्या है। तो मोशन कहता है कि हर एक स्टोन के नीचे एक डीमन मौजूद है जिसे यहाँ पर सील किया गया है और यहाँ पर एक ऐसी अननोन डीमन रूट भी मौजूद है जो कि काफी ज्यादा डीप में है। ये सुनते ही वो लड़की वापस से पानी के अंदर चले जाती है और मोशन से कहती है ऐसा लगता है कि शायद तुम भी हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मेंबर हो। ये सुनते ही लिंगर फौरन से आगे आती है और वो उससे कहती है कि मेरी बात अब कान खोल कर सुनना, मेरा यंग मास्टर वो कोई मेंबर नहीं बल्कि डिमोनिक होली सेक्ट का मास्टर है। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में बाहर आती है और वो कहती है क्या ये कल्ट सेक्ट का मास्टर है। आज से तकरीबन 600 साल पहले एक डिमोनिक कल्ट सेक्ट मास्टर जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता था, उसने जितने भी ट्रेड रूट थे उन सबको खत्म करने की कोशिश की थी। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर सील करना चाहता था, इसीलिए उसने सारी की सारी ट्रेड रूट्स को खत्म कर दिया था। उसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी को बिल्कुल जहन्नम बना दिया है। मैं यहाँ पर इतने सालों से ऐसी जिंदगी जी रही हूँ जो कि शायद किसी हेल में रहने वाले को भी ना मिली हो। इतने कहने के बाद वहां पर और भी बहुत सारी लड़कियां आना शुरू हो जाती हैं और वो सेम यही बात रिपीट कर रही होती है कि उस शख्स ने हमारी जिंदगी जहन्नम बना दी है। ये कहने के साथ ही वो लड़की ऊपर की तरफ आती है तो हमें पता चलता है कि उसकी रूट काफी ज्यादा बड़ी होती है और उसके साथ वहां पे मौजूद जितने भी टैबलेट्स होते हैं वो सारे ही मूव करने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर से और भी बहुत सारी लड़कियां बाहर निकल आती हैं और वो सारे के सारे एक ही बात रिपीट कर रही होती हैं कि हमें उससे बदला लेना है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।